कहा जाता है ना कि हम जो देखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, हम अंततः वही बन जाते हैं। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, जब भी कुंडली में चंद्र और राहु एक साथ आते हैं तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई पहले से लिखा हुआ दुर्भाग्य नहीं है। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग का खेल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड आसपास के माहौल से क्या सीख रहा है, असल में सब कुछ उसी पर टिका है। तो अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, क्या ये कॉम्बिनेशन वाकई मन का कोई बहुत बड़ा श्राप है जो इंसान को जिंदगी भर परेशान करेगा? या फिर क्या ये एक ऐसी अनदेखी छिपी हुई सुपर पावर है जो इंसान को चीजों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करने की ताकत देती है? मुझे पूरा यकीन है कि इस विश्लेषण के खत्म होने तक आप खुद इस सवाल का एकदम सही जवाब जान चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, चंद्र राहु, डर या वरदान। आइए समझते हैं कि आखिर इसे लेकर इतना खौफ क्यों है। अब देखिए, भृगु नंदी नाड़ी यानी BNN में इस युति को कैसे देखा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक ज्योतिष की तरह इसमें ग्रहों का एक ही घर में होना जरूरी नहीं है। इसमें 159 के त्रिकोण को गिना जाता है। लेकिन राहु और केतु के मामले में नियम थोड़ा बदल जाता है। राहु क्योंकि हमेशा उल्टी चाल चलता है, इसलिए इसमें 2-6-10 का सिद्धांत भी लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर चंद्रमा से राहु उल्टी गिनती में दूसरे, छठे या 10वें घर में बैठा है तो भी हम इसे चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन ही मानेंगे। अगर हम पारंपरिक ज्योतिष की बात करें तो वहां इसे लेकर भयंकर डर बिठाया गया है। आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों का मन हमेशा उदास रहता है या वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वे जिंदगी में अक्सर गलत फैसले लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है तो पानी में डूबने का खतरा या बार बार सर्दी खांसी होने की बात कही जाती है। और हाँ, चंद्रमा माता को भी दर्शाता है, तो ऐसा माना जाता है कि माता को जीवन में काफी दुख सहना पड़ सकता है। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राहु अवलोकन की अद्भुत शक्ति। यहीं से हम अपना नजरिया बदलेंगे और पारंपरिक डर को छोड़कर कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक को समझेंगे। असल में कहानी कुछ और ही है। चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है और राहु एक गजब की ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस है, चीजों को बहुत गहराई से पकड़ने की ताकत। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इंसान एक बेहतरीन ऑब्जर्वर बन जाता है। वो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को एक स्पॉन्ज की तरह सोखने लगता है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर चंद्र के साथ केतु हो तो इंसान में वैराग्य आ सकता है, वो दुनिया से कटने लगता है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन चंद्र के साथ राहु हो तो वो अवसाद नहीं देता, उसकी जगह वो एक अनजाना सा डर, एक शक और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। और ये डर इसलिए आता है क्योंकि इंसान की नज़र हमेशा उस चीज पर जाती है जो भविष्य में गलत हो सकती है। वो रिस्क को पहले ही भांप लेता है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस युक्ति वाले दो लोगों को एक मल्टीप्लेक्स में ले गए। एक को भयंकर क्राइम या हॉरर फिल्म दिखाई गई और दूसरे को एक बहुत ही इंस्पायरिंग पॉजिटिव फिल्म। जब दोनों थिएटर से बाहर आएंगे ना, तो आप उनके चेहरों से बता देंगे कि उन्होंने क्या देखा है। पहले वाले का मन उसी डर और नेगेटिविटी को अपनी सच्चाई मान लेगा, जबकि दूसरा इंसान पूरी तरह से मोटिवेटेड और खुश होगा। सारा खेल माहौल का है। तो जब ये साफ हो गया है कि आसपास के माहौल का इतना गहरा असर होता है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, अवचेतन मन की दैनिक प्रोग्रामिंग। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे ठीक कैसे रखें? 15। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। नींद से जागने के ठीक बाद के पहले 15 मिनट। इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए ये 15 मिनट उनके पूरे दिन की और शायद पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो एक आइडियल सुबह कैसी होनी चाहिए? पहले मिनट में बस आराम से जागें। दूसरे मिनट में सबसे पहले अपना बिस्तर खुद ठीक करें। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये दिमाग को दिन की पहली अचीवमेंट का सिग्नल देती है। और सबसे बड़ा नियम, पहले 15 मिनट तक किसी भी मोबाइल स्क्रीन को हाथ तक नहीं लगाना है। अगर सुबह उठते ही फोन पर कोई नेगेटिव खबर पढ़ ली तो मान के चलिए कि राहु उसी को पूरे दिन का सच बना देगा। एक और बहुत ही कमाल का तरीका है अपने सबकॉन्शियस को मजबूत करने का। अक्सर ऐसे लोग एक ही सेफ रूटीन में फंसे रहना चाहते हैं।
तो राहु के इस अनजान डर को खत्म करने के लिए कभी-कभी जानबूझकर बिना जीपीएस के किसी नए रास्ते पर गाड़ी चलाइए। रास्ता भटकना, फिर सही रास्ता ढूंढना, ये छोटी सी एक्टिविटी दिमाग को ये बताती है कि अनजानी चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे कॉन्फिडेंस में जबरदस्त इजाफा होता है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, बच्चों की सही परवरिश। ये हिस्सा उन माता पिता के लिए बहुत अहम है जिनके बच्चों की कुंडली में ये युति मौजूद है। जैसा कि हमने अभी समझा, बच्चे अपने आसपास की चीजों को तुरंत कॉपी करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के बेडरूम की दीवार पर कोई बहुत अग्रेसिव पोस्टर लगा है, जैसे गुस्से में चिल्लाते हुए हल्क का पोस्टर, तो बच्चा जाने अनजाने उस आक्रामकता को अपना लेगा। उसकी जगह अगर कमरे में शांत और प्रेरणा देने वाले चित्र हों, तो बच्चे का मानसिक विकास एकदम सही और पॉजिटिव दिशा में होगा। आजकल एक बहुत ही आम सी गलती हम सब देखते हैं, बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिलाना। देखिए, राहु एक भटकाव है, एक लत है। अगर आप बच्चे को स्क्रीन की आदत डालेंगे तो वो इसका भयंकर शिकार हो सकता है। इसके बजाय हमें अपने पुराने तरीकों की तरफ लौटना चाहिए। खुले आसमान के नीचे बैठना, तारों को दिखाना, कहानियां सुनाना। ये जो नेचुरल वंडर है ना, ये राहु की एनर्जी को एक बहुत ही क्रिएटिव दिशा देता है। बातों ही बातों में सिखाने के तरीके भी बहुत असर डालते हैं। जैसे बच्चे को गणित सिखाते वक्त ये बोलने के बजाय कि 10 रुपए थे, 5 की चॉकलेट ले ली तो कितने बचे, जो कि सिर्फ कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है, आप ये कह सकते हैं कि 5 रुपए किसी जरूरतमंद को दान कर दिए तो कितने बचे। सोचिए, इससे मैथ्स तो वो सीखेगा ही, साथ ही उसके सबकॉन्शियस में दया और मदद करने की भावना भी घर कर जाएगी। तो पेरेंटिंग का सीधा सा रूल क्या हुआ? बच्चों पर कभी भी बेवजह कंपटीशन का प्रेशर मत डालिए। फर्स्ट नहीं आए तो ये नहीं मिलेगा, ऐसी बातें उनके मन में गहरा डर बिठा देती हैं। और हाँ, उन्हें हर छोटी हार से बचाने की कोशिश भी मत कीजिए। उन्हें थोड़ा मिट्टी में खेलने दीजिए, छोटी मोटी असफलता का सामना करने दीजिए, क्योंकि जिसने बचपन में हार का सामना नहीं किया, वो बड़ा होकर किसी भी छोटी सी मुश्किल से घबरा सकता है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और 5वें भाग में पहुंच गए हैं, जीवन बदलने वाले अचूक उपाय। आइए देखते हैं कि इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए बहुत सी हस्त मुद्राएं बताई हैं। उन्हीं में से एक है प्राण मुद्रा। बहुत आसान है। अपनी सबसे छोटी उंगली और उसके साथ वाली अनामिका उंगली को अंगूठे के पोर से मिलाना है। इसे दोनों हाथों से रोजाना 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करने से मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। इंसान खुद ब खुद ये समझने लगता है कि कौन सा डर असली है और कौन सा सिर्फ राहु का फैलाया हुआ भ्रम। और अब एक ऐसा सीक्रेट बोनस जो शायद ही कोई बताता है। क्या आपको पता है कि यही युति असल में विदेश यात्रा के शानदार योग बनाती है? बिल्कुल। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ शुक्र जुड़ जाए तो महिलाओं के लिए विदेश जाने के रास्ते खुल जाते हैं। बुध जुड़ जाए तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है। और अगर गुरु यानी बृहस्पति साथ हो तो पुरुषों के लिए विशेषकर उत्तर दिशा की ओर विदेश यात्रा लगभग तय मानी जाती है। तो बताइए, ये युति कोई श्राप हुई या दुनिया घूमने का एक बेहतरीन टिकट? तो अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछिए। राहु और चंद्रमा मिलकर सिर्फ उसी चीज को बड़ा करते हैं जो उन्हें परोसी जाती है। इसलिए आज इस वक्त अपने कमरे की दीवारों और अपने फोन की स्क्रीन को देखिए, वहां क्या है। क्योंकि जो तस्वीरें आज आपकी आंखों के सामने हैं, यकीन मानिए वही आपका कल का भविष्य बनने वाली हैं।